नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 26 जुलाई 2020 का द हिंदू समाचार पत्र। उससे पहले चलते हैं कल के प्रश्नों की तरफ। सबसे पहला प्रश्न है आपका, रक्षा क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई निवेश की कितनी सीमा है? तो अभी इसको बढ़ा के पिछले वर्ष इसको 74% कर दी गई है। स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस देश से भारत खरीद रहा है? तो ये इजराइल से खरीद रहा है। ये एयर टू एयर मिसाइल है आपकी। ये सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने किस देश से $400 मिलियन का करेंसी स्वैप फैसिलिटी पर हस्ताक्षर किया है? तो श्रीलंका के लिए करेंसी स्वैप फैसिलिटी हस्ताक्षर की गई है। अब हम चलेंगे आज के समाचार पत्र की तरफ। सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, लद्दाख लेफ्ट आउट इन द कोल्ड 11 मंथ्स आफ्टर बिकमिंग यूनियन टेरिटरी। तो जैसे कि आप सभी जान रहे होंगे कि जब जम्मू कश्मीर का जो आर्टिकल 370 को एबोलिश किया गया, उसके बाद ही उसको जम्मू कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में बदल दिया गया। लद्दाख के साथ चैलेंज एक ये है कि ये काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है और इसकी वजह से यहाँ पर आसानी से एसेस करना आसान नहीं होता है। वहाँ पे सारी चीज़ें ही बहुत ही मुश्किल होती हैं। तो अभी उसको एक यूनियन टेरिटरी तो बना दिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि 11 महीने लगभग बीत गए हैं। ना तो एक कोई फॉर्मल बैंक है, ना ही कोई एक स्पष्ट राजधानी इसकी घोषित की गई है। जो नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, उसके अंतर्गत 110 डॉक्टरों की भर्ती होनी थी, लेकिन केवल 15 डॉक्टरों ने ही जो है उसमें आवेदन को स्वीकार किया। मतलब डॉक्टर वहाँ जाना नहीं चाहते हैं, जबकि पैकेज इतना अच्छा है, 2.5 लाख रुपये तक प्रति माह तक का पैकेज भी दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें बताया जा रहा है कि वहाँ पे स्टाफ की काफ़ी कमी है, चुनौतियाँ हैं, अभी सारी चीज़ें, ढांचा पूरा तैयार नहीं हो पाया है। तो ये सब चीज़ें बताई जा रही है कि लद्दाख के 11 महीने के हो गया यूनियन टेरिटरी बनने के बावजूद भी वहाँ के लोग अभी भी उससे कुछ फ़ायदा नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज़ हमने देखा लद्दाख के संबंध में न्यूज़। अगली न्यूज़, आर्मी इज़ वर्किंग टू रिस्टोर एलएसी पोजीशन। तो अभी जो हमारी आर्मी है वो इंडिया चाइना फेस ऑफ जो हुआ है इंडिया चाइना बॉर्डर पे, उसको जो है रिस्टोर करने के तरफ पूरा काम कर रही है। ये चीज़ बताई जा रही है। ये बहुत ही आप दिनों से न्यूज़ सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं। अभी प्रोग्रेस क्या है, डिसंगेजमेंट चल रही है। डिसंगेजमेंट मतलब क्या है कि आमना सामना दोबारा ना हो, इसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स तय करेंगे, जिसके तहत भारतीय सेनाएँ कुछ सीमा से पीछे आएंगी और चाइनीज सेनाएँ भी पीछे जाएंगी। इसके बाद क्या होगा, जब आमना सामना नहीं होगा तो फिर से टकरार की संभावनाएँ काफ़ी कम रहेंगी। तो ये चीज़ बताई है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यूएन रिपोर्ट्स फ्लैग्स आईएस थ्रेट इन कर्नाटक केरला। तो यूनाइटेड नेशंस ने टेररिज्म पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसने बताया है कि जो इस्लामिक स्टेट्स है उसकी जड़ें कर्नाटक और केरला में हैं और संभावना ये है कि कोई जो है अटैक भी या कोई घटना भी ये लोग अंजाम दे सकते हैं। तो ये अलर्ट किया है। तो हम जानेंगे कि पिछले वर्ष ही जो है जब इंडिया ने जो काफ़ी कड़ा रुख अपनाया था टेररिज्म पर, उसके बाद से काफ़ी एनकाउंटर्स हुए हैं टेररिस्ट के। तो उसमें पिछले वर्ष ही जो है आईएस ने कहा था, क्लेम किया था कि हमारा एक जो है इंडिया में ही संगठन का जो एक जड़ है इंडिया में भी स्थापित हो गई है। तो इसलिए चुनौती जो दिया है, जो अभी चेतावनी दिया है यूनाइटेड नेशन से, काफ़ी गंभीर चेतावनी है। अब हम जो है अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज़ आर्टिकल है आपका, ये आपकी लोकल न्यूज़ है। अगली न्यूज़ आर्टिकल आपकी हो जाती है, मेड इन इंडिया हैंडमेड कॉपी ऑफ स्ट्रेडिवेरियस वायलिन। तो जो वायलिन होता है, एक वाद्य यंत्र है, ये जो है यूरोप में एक एंटोनियो स्ट्रेडिवेरी नाम के व्यक्ति थे, उनके द्वारा बनाया गया हैंडमेड टाइप का वायलिन। बहुत ही अच्छा एक विशेष किस्म का ये वायलिन होता है और ये विश्व में काफ़ी कम लोग इसका बनाने की कला होती है और बहुत ही सीमित संख्या में। इनका मूल्य भी इसी वजह से बहुत होता है, क्योंकि ये अन्य वायलिनों की तुलना में एक विशेष आवाज़ रखते हैं और बहुत ही गुणवत्तायुक्त होते हैं। तो अभी जो हमारे देश में एक लालगुड़ी ट्रस्ट है जो कि वाद्य यंत्रों को बनाता है, तो उनके जो कुछ छात्र हैं लालगुड़ी ट्रस्ट के, उन्होंने जो है जो ये स्ट्रेडिवेरिस वायलिन होता है, उनके जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको बुलाकर सीखा है और 4 मॉडल्स भी तैयार किए हैं। लगभग 1.5 लाख रुपए एक वायलिन को तैयार करने में आया है। और ये भी बताया जा रहा है कि अगर गवर्नमेंट इंपोर्ट करने में जो मटेरियल्स खरीदने पड़ते हैं, जैसे आपका लकड़ी हो गई, वायर्स हो गए, सारी चीज़ें इम्पोर्टेड होती हैं, अगर इंपोर्ट करने में हेल्प करे और जो रेडीमेड वायलिन्स हो गए उनको एक्सपोर्ट करने में हेल्प करे, तो ये हमारी इंडस्ट्रीज़ को भी हेल्प कर सकता है। ये चीज़ें बताई गई। अब हम थोड़ा सा संगीत के बारे में देखेंगे इसमें। तो इसमें बताया गया है कि वायलिन का प्रयोग सबसे पहले भारत में बालास्वामी दीक्षितर, ये मुथुस्वामी दीक्षितर के भाई साहब थे, तो इन्होंने ही सबसे पहले प्रयोग किया था। ये बालास्वामी दीक्षितर आपके कर्नाटक संगीत से संबंधित है। कर्नाटक संगीत के बारे में हम जानेंगे। भारत में मुख्यतः 2 संगीत विधाएं हैं, एक आपका है कर्नाटक संगीत, एक है हिंदुस्तानी संगीत। तो कर्नाटक संगीत आपका मूलतः भारत से ही उपजा हुआ है और इस पर किसी विदेशी संगीत का प्रभाव नहीं है। इसके जो
मतलब ये चीज़ है आपका, ये मुख्यतः दक्षिण भारत में ही इसका उत्पन्न हुआ था। और जो आपका हिंदुस्तानी संगीत है इसका प्रचलन उत्तरी भारत में था, और इस पे विभिन्न जो है दूसरे देशों के संगीतों का भी प्रभाव था, जैसे अरबी संगीत, फारसी संगीत, इनका सबकी चीज़ जैसे कव्वाली वगैरह, ये सारी चीज़ें हिंदुस्तानी म्यूज़िक के अंतर्गत आती हैं। ये हमने आर्ट एंड कल्चर के संगीत से संबंधित कुछ टॉपिक्स देखे। अगली जो आर्टिकल है कैबिनेट डिसीजन बाइंडिंग ऑन गवर्नर। तो जैसे राजस्थान में भी असमंजस की स्थिति चल रही है कि जो वहाँ की सरकार है, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार है, वो जो है गवर्नर से अपील कर रही है कि आप जो है भाई सदन का सत्र बुलाइए और उसके बाद हम लोग अपनी मेजॉरिटी प्रूव करेंगे कि हमारी सत्ता जो है, हमारी सरकार जो है बहुमत में है। लेकिन गवर्नर अभी कोई इस पर निर्णय नहीं ले रहे हैं। तो उसी का रेफरेंस देते हुए बताया जा रहा है कि 2016 में एक केस ऐसा ही गया था, नबाम रेबिया वर्सेस डेप्यूटी स्पीकर। तो उसमें कहा गया था कि जो गवर्नर के पास शक्ति है वो अपनी विशेष की शक्ति नहीं है, वो जो कैबिनेट होता है उसके आधार पर ही निर्णय लेगा। यानी कि अगर कैबिनेट ने कह दिया है कि आपको मीटिंग बुलाना है तो आपको बुलाना कंपलसरी है, आवश्यक है। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें बताई गई हैं कि 2016 में ऐसा जजमेंट आया है, उसके अकॉर्डिंग कैबिनेट जो है का जो डिसीजन होता है वो गवर्नर पर बाइंडिंग होता है। तो अब देखते हैं इसको, न्यूज़ को हम ट्रैक करते रहेंगे। अगली न्यूज़ आर्टिकल है कांग्रेस रेजेस कंसर्न ओवर एंटी डिफेक्शन लॉ। तो कांग्रेस ने दल बदल कानून पर चिंता जाहिर की है। दल बदल कानून पर चिंता क्यों जाहिर की जा रही है और क्या है दल बदल कानून, हम विस्तार से देखेंगे। तो अभी जैसे आप देख रहे हैं कि जो सचिन पायलट का खेमा है राजस्थान सरकार से अलग रुख अपनाया हुआ है, और उसमें दल बदल कानून के अंतर्गत जो राजस्थान जो सरकार है उसने राजस्थान की जो कांग्रेस पार्टी है उसने उसको नोटिस भी जारी कर दिया है क्यों ना आपकी सदस्यता कांग्रेस से रद्द कर दी जाए। तो ये दल बदल कानून के प्रावधानों को प्रयोग करते हुए नोटिस भेजी गई है। तो हम देखेंगे दल बदल कानून क्या है। तो जब पहले के दशकों में लगभग 1970 के दशक में काफ़ी जो है कोलिशन पॉलिटिक्स, यानी कि जो है दो दलों के मिल के सरकार बनाने की पॉलिटिक्स आई, उसके बाद जो है क्या हुआ कि जो लोग थे अपॉर्चुनिस्ट, यानी कि जिसकी सरकार, कुछ लोग ऐसे थे जो जिसकी सरकार आती थी उसी की पार्टी में शामिल हो जाते थे। तो ये काफ़ी भ्रष्ट पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई थी, जिसके बाद जो है एक संविधान संशोधन लाया गया, 52वां संविधान संशोधन 1985 में। इसको दल बदल कानून इसी के अंतर्गत लाया गया। इसमें प्रावधान ये किया गया कि जो कोई व्यक्ति जिस पार्टी से चुनाव जीत कर गया है, यदि चुनाव जीतने के बाद सरकार अपनी पार्टी बदल देता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। या कोई व्यक्ति सदन में पार्टी के जो व्हिप जारी हुई है उसके खिलाफ वोटिंग करता है तब भी उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। या फिर व्हिप जारी होती है और वो कोई भी वोटिंग नहीं करता है तब भी सदस्यता रद्द हो जाएगी। कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, अगर 6 महीने के भीतर वो किसी पार्टी 6 महीने के कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, नामित व्यक्ति है जो सदन का सदस्य है, अगर वो 6 महीने के बाद किसी पार्टी की सदस्यता का ग्रहण करता है उसके बाद उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, उसकी संसद की सदस्यता ही रद्द हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें दल बदल कानून के अंतर्गत हैं। तो अभी इसी का प्रयोग करते हुए जो कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी है, वहाँ के स्पीकर हैं जो है राजस्थान के, उन्होंने सचिन पायलट समेत जो उनके संबंधित विधायक हैं उनके खिलाफ नोटिस जारी की है क्यों ना आपको दल बदल कानून के अंतर्गत जो है इसको आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। तो अभी इसी पर कांग्रेस चिंता जाहिर करती हुई अमेंडमेंट लाना चाहती है। इसमें सदन उसने पार्लियामेंट में बोल रहा है कि पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लाया जाए, दल बदल कानून को और मजबूत किया जाए। इसका जो मुख्य उद्देश्य था अभी पूरा नहीं हो रहा है। अभी भी लोग दल छोड़ के दूसरे दल में जाना चाहते हैं, सरकारें पलट दी जाती हैं इनका प्रयोग करके। तो एंटी डिफेक्शन लॉ में अभी और इम्पॉर्टेंट चेंजेस ज़रूरी हैं, ये चीज़ जाना हमने। ये आपका 10वीं अनुसूची में मेंशन है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हमने जाना एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून के संबंध में। ये 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आया था, 1985 में आया था और ये संविधान की 10वीं अनुसूची में वर्णित है। इससे जो भी व्यक्ति है सदन में नामित हुआ है या चुन कर गया है, अगर वो पार्टी की गतिविधियों के खिलाफ काम करता है तो पार्टी को अधिकार है कि वो उस सदन के अध्यक्ष से निवेदन करे कि उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। तो ये था दल बदल कानून। अगली न्यूज आर्टिकल है बिहार हाउस टू कन्वीन आउटसाइड इट्स प्रेमिसेस। तो बिहार जो असेंबली है उसमें लगभग 243 सदस्य हैं और अभी कोरोना के चलते जो मानसून सत्र होगा ये संभव नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए उसके जो उसका असेंबली हॉल है उसमें मीटिंग कराई जा सके। इसके लिए बिहार ने निर्णय लिया है कि जो ज्ञान भवन है बिहार में, लगभग वो 800 सीटर है ज्ञान भवन, उसमें असेंबली की मीटिंग कराई जाएगी। तो बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है असेंबली के बाहर कोई सत्र चलने वाला है। तो ये चीज़ ध्यान देना है, ज्ञान भवन में मीटिंग होगी बिहार असेंबली की। अगली जो आर्टिकल है इंडिया टेस्टिंग ओवर 4 लाख सैंपल्स पर डे।
तो जैसे कि आप जान रहे हैं कोविड-19 केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं और इंडिया विश्व का दूसरा सबसे ज़्यादा संक्रमण वाला देश हो गया है कोरोना का। तो अभी इंडिया ने टेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है। कोरोना से लड़ने का जो मेन फार्मूला है वही है ही है टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट, ट्रिपल टी का फार्मूला है। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करना है और जो भी लोग पॉजिटिव आते हैं उनके रिलेटिव या किनसे कॉन्टैक्ट में आए तो उसको ट्रैक करना है और सभी लोगों को पता करके उनका ट्रीटमेंट करना है। यही कोरोना से लड़ने का सबसे बेहतर उपाय है। तो अभी इसी फार्मूले को अपनाते हुए इंडिया ने अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी काफ़ी बढ़ाई है और 4 लाख सैंपल्स एक दिन में टेस्ट कर रही है इंडिया। अगली न्यूज आर्टिकल है सीरम इंस्टीट्यूट सीक्स नॉट फॉर वैक्सीन ट्रायल्स। तो जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ये एक आपका फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इसने जो अभी ऑक्सफोर्ड की एक वैक्सीन का ट्रायल हुआ था जो फेज़ 1 ट्रायल में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, ये एस्ट्राजेनेका कंपनी द्वारा बनाया गया है। तो जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इसने एस्ट्राजेनेका से करार किया है कि जो इसका वैक्सीन है इसका उत्पादन करेगी। तो अभी लगभग उसने बोला है कि हम 1 बिलियन डोज लगभग इस वैक्सीन के उत्पादन करेंगे। इससे क्या होगा, जैसे ही वैक्सीन अगर सफल होती है तो भारत के लोगों को आसानी से मिल सकती है, जो मिडिल इनकम और लो इनकम कंट्रीज़ हैं उनको भी अवेलेबल कराया जा सकता है ताकि पहले से ही बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन कर दिया जा सके। तो अभी जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है इसका फेज़ 2 और फेज़ 3 ट्रायल होना है। तो फेज़ 2 ट्रायल के लिए जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने लगभग जो है भारत में भी इसका फेज़ 2 ट्रायल कराने जा रही है और अभी तक 1600 लोगों ने रजिस्टर कर दिया है फेज़ 2 ट्रायल के लिए। तो ये हमने देखा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में, एस्ट्राजेनेका कंपनी जिसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक वैक्सीन तैयार कर रही है, और सीरम इंस्टीट्यूट का क्या प्लान है कि 1 बिलियन डोज लगभग इसका वैक्सीन बनाएगा। ये हमने इससे संबंधित न्यूज़ देखी। अगली न्यूज आर्टिकल है जयराम स्लैम्स ड्राफ्ट प्रोजेक्ट क्लियरेंसेज रूल्स। तो जो जयराम रमेश कांग्रेस की सरकार में पर्यावरण मंत्री थे, तो इन्होंने जो है अभी जो पर्यावरण प्रभाव आकलन नोटिफिकेशन 2020 जारी हुई जिसको हम 4-5 बार कवर कर चुके हैं, तो इस पर प्रश्न चिन्ह उठाया है। फिर से एक बार देखते हैं पर्यावरण प्रभाव आकलन क्या है। ये एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट या कोई इंडस्ट्री जब स्थापित की जाती है तो ये कानून है कि जो है आपका एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत कि उस प्रोजेक्ट या उस इंडस्ट्री का प्रभाव पर्यावरण पर कितना पड़ रहा है, उसके अंतर्गत ही उसको फिर जो है नोट दी जाएगी कि इस इंडस्ट्री को या प्रोजेक्ट को स्थापित किया जाए कि ना किया जाए। तो अभी क्या होता है, इसमें कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, क्या क्या पैमानों को फॉलो किया जाएगा एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करते समय। तो अभी तक जो गाइडलाइंस थी वो 2006 की गाइडलाइंस के आधार पर होता था, लेकिन अभी इसको संशोधित किया गया है और 2020 में नई गाइडलाइंस जारी की जाने वाली हैं। इसका ड्राफ्ट जो है रखा था गवर्नमेंट ने, और पब्लिक का जो क्या रिव्यू है, पब्लिक का क्या मानना है, ड्राफ्ट उचित है कि नहीं है, क्या संशोधन किया जाए, उसके लिए पब्लिक के सामने रखा था। तो ऐसे में काफ़ी एनवायरमेंटलिस्ट ने, जो पर्यावरणविद हैं, उन्होंने काफ़ी इसका विरोध जताया था कि इसमें जो लोगों की भूमिका है उसको काफ़ी कम कर दिया जा रहा है। लोगों की भूमिका कैसे होती है पर्यावरण प्रभाव आकलन में? कोई प्रोजेक्ट, मान लीजिए आपके गांव के पास कोई जो इंडस्ट्री लगाई जा रही है, उससे आपके गांव के पर्यावरण को, पेड़ों को, आपके जीव जंतुओं को, या कोई झील है, जल है, झील है, इन सब चीज़ों को प्रभावित होता है, तो आप लोगों की भी राय भी ली जाएगी कि आपका क्या राय है, इसको अलाउ किया जाए कि ना किया जाए। तो अभी उसके लिए कुछ समय दिया जाता था, जैसे 20 दिन 30 दिन का ऐसे समय दिया जाता था। तो उस ज़्यादा समय रहता है तो लोग कन्विंस होकर एक राय बनाकर उसके बाद अपील करते थे उसके खिलाफ। लेकिन अभी जो नया गाइडलाइन जारी हो रहा है उसके लिए लोगों को अपील करने के लिए या फिर लोगों को अपना प्रतिक्रिया जाहिर करने के लिए समय को काफ़ी कम घटा दिया गया है। इससे बताया जा रहा है कि इंडस्ट्रीज को जल्दी से क्लियरेंस देने के चक्कर में पर्यावरण नियमों को उल्लंघन होगा, पर्यावरण की क्षति होगी, ये बात बताई जा रही है इसमें। अगली न्यूज आर्टिकल, IIT खड़गपुर डेवलप्स रैपिड टेस्ट किट। तो जो IIT खड़गपुर है ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। इसने एक रैपिड टेस्ट किट डेवलप की है जो काफ़ी सस्ती होगी और 1 घंटे के अंदर रिजल्ट भी दे देगी। तो इसमें क्या अच्छी चीज़ क्या है कि जो नॉर्मल टेस्ट होता है कोरोना का हमारा, वो RT-PCR मशीन के PCR मशीन्स के द्वारा होता है, और PCR मशीन्स काफ़ी महंगी होती हैं, लगभग 15 लाख रुपए की एक पड़ती है, और ये पोर्टेबल भी नहीं होती हैं। तो अभी जो इन्होंने डिवाइस, जो ये रैपिड टेस्ट किट तैयार की है, ये काफ़ी सस्ती पड़ेगी। अगर बड़े स्केल पे इसको बनाया जाए तो लगभग 400 रुपये प्रति टेस्ट किट पड़ेगी ये, और इसको मोबाइल एप्लीकेशन से जो है एक कनेक्टेड है, मोबाइल में ये रिजल्ट्स वगैरह भी दिखा देगी। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये बताया गया है। कश्मीर सैफरन्स नाउ है GI सर्टिफिकेट। तो जो कश्मीरी केसर है उसको अभी जियोग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेट मिल गया है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या है हम जानेंगे। किसी भी उत्पाद को, पर्यावरणीय उत्पाद को या कृषि उत्पाद को जब जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है, इसका मतलब ये है
कि वह जो कृषि उत्पाद है उस भौगोलिक दशा दिशा के अंतर्गत ही बहुत अच्छे से उत्पन्न होता है। यानी उस चीज़ की उत्पादकता या उस चीज़ की गुणवत्ता उसकी भौगोलिक दशा की वजह से है। तो ऐसे में जो कश्मीरी केसर है इसको जीआई सर्टिफिकेट दिया गया है। ऐसा देने से क्या क्या लाभ होता है, तो ये एक तरह से आपकी क्वालिटी ब्रांडिंग होती है कि एक ब्रांड वैल्यू स्थापित हो जाती है। जिस चीज़ की जीआई सर्टिफिकेट दे दिया जाता है उसकी शुद्धता का पैमाना है और उसकी समझ लीजिए एक तरह से कॉमर्शियल पोटेंशियल भी इसका डेवलप होता है। तो अभी इससे क्या होगा, जो कश्मीरी केसर उगाने वाले किसान होंगे उनको काफ़ी लाभ होगा। विश्व की मार्केट में इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इसको एक ब्रांड के रूप में उभरेगा। तो अभी हम देखेंगे, लेकिन अभी क्या है, आने वाले कुछ सालों में देखा गया है तो इसकी उत्पादन क्षमता में काफ़ी कम आई है। जो पहले जितने लोग किसान उगाते थे, लगभग पहले आपका ये 5707 हेक्टेयर में उगाया जाता था 1996 में अगर देखा जाए, लेकिन 2009-10 में देखा गया तो 3715 हेक्टेयर में ही उगाया गया, यानी कि क्षेत्रफल इसका सिकुड़ रहा है और उत्पादकता भी कम हो रही है। तो अब जो जीआई सर्टिफिकेट इसको दे दिया गया है, इसके बाद इसको प्रमोशन किया जाएगा, फिर से कश्मीरी केसर अपने जो है पुराने रंग में आ सकेगा, काफ़ी इससे वहाँ के किसानों को लाभ भी होगा। अब इंटरनेशनल न्यूज़ देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया रिजेक्ट्स चाइनाज सी क्लेम्स। तो जो दक्षिण चीन सागर विवाद है जिसमें चाइना कहता है ये पूरा सागर हमारा है, वहाँ के जो सागरीय उत्पाद हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको कब्जा करना चाहता है, जबकि वास्तव में वो फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया इन सब देशों के जो है क्षेत्रों को भी वो कब्जा करना चाहता है। 9 डैश लाइन को क्लेम करता है कि ये 9 डैश लाइन जहाँ तक जाती है ये सारा क्षेत्र हमारा है। तो अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि यूएसए ने क्लेम किया था कि भाई आपका कोई भी विधिक अधिकार इन क्षेत्रों पर नहीं है। अब यूएसए की बात को दोहराते हुए ऑस्ट्रेलिया ने भी दक्षिण चीन सागर पर चीन का कोई भी हक नहीं माना है, कहा ये इलीगल है, ये बात बताई गई है। तो दक्षिण चीन सागर विवाद काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान देना है। ये चित्र में जो आप देख रहे हैं ये स्पार्टले द्वीप समूह का एक द्वीप है। तो स्पार्टले द्वीप कहाँ है, ये दक्षिण चीन सागर में है। ये चीज़ भी आपने जान लिया इस न्यूज़ आर्टिकल के माध्यम से। अगली न्यूज़ आर्टिकल है नो न्यू फॉरेन स्टूडेंट्स फॉर ऑनलाइन ओनली स्टडी सेज यूएस। तो यूएसए ने अभी एक घोषणा की है जिसमें कहा है कोई ऐसा बच्चा जो केवल ऑनलाइन पढ़ना चाहता है उसको यूएसए का वीज़ा नहीं मिलेगा, उसको यूएसए में एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ऐसा क्यों, देखिए जो ये फोर्स करना चाहते हैं कि वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जो है क्या कहते हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन ना चलाएं क्लासेस बल्कि ऑफलाइन चलाएं, ऑफलाइन क्लासेस चलाएं, बच्चे नॉर्मली आएँ, पढ़ने आएँ, टीचर्स पढ़ाएं जैसे होता है यूजुअली। इससे क्या संदेश देना चाहते हैं, इससे जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है संदेश देना चाहती है कोरोना वायरस से हम अच्छी तरह से लड़ रहे हैं और सब कुछ नॉर्मल है, क्योंकि अभी इलेक्शंस आ रहे हैं तब ऐसे इसलिए पर्पज़ कर रहे हैं, ये चीज़ देख रहे हैं हमने। अगली जो आर्टिकल है यूएस कंसुलेट इन चेंगडू रेडीज फॉर क्लोजर। तो जैसे कि जो चाइना का कंसुलेट ऑफिस था यूएसए में, यूएसए ने उसको बंद करने का आदेश दे दिया था। उसके प्रत्युत्तर में चाइना ने भी कहा यूएसए कि आप अपना कंसुलेट ऑफिस बंद कर लीजिए। तो अभी यूएस अपना सब बोझ बिस्तर समेट रहा है चाइना से, ये बात बताई गई इसमें, जैसे का तैसा बदला लिया जा रहा है। एंटी क्रेमलिन रैलीज ग्रिप्स रसियाज फारिस। तो जो रसिया का पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर विरोध हो रहा है। क्यों विरोध हो रहा है, वहाँ के जो एक गवर्नर थे उनका नाम है सर्जी फर्जल को एक हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर दिया गया है। और जो ये क्या है, ये पुतिन के विरोधी दलों में से एक है, ये पुतिन का जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनका विरोध करते हैं, इसलिए इनको गिरफ्तार कर दिया गया, ऐसा जो है विरोधियों का मानना है। तो अभी ये बोल रहे हैं, ये प्रोटेस्ट हो रहा है कि हमारे जो गवर्नर को वापस किया जाए, ये इन पर गलत आरोप वापस लिए जाए, उनको फिर से सत्ता पे वापस की जाए, ये बात बताई जा रही है। अब अगली न्यूज आर्टिकल हम इकोनॉमिक सेक्टर्स देखेंगे। एनसीएलटी अपहोल्ड्स अडानीज टेक ओवर प्लान फॉर दीघी पोर्ट। जो दीघी बंदरगाह है उसको जो है अडानी समूह ने इसको खरीद लिया है। इसके खिलाफ जो उसके पुराने ओनर थे उन्होंने एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्राइब्यूनल पे केस किया कि भाई ये जो इन्होंने ख़रीदा है ये इलीगल है, हम इसको अभी बेचने को तैयार नहीं थे और जो भी समस्याएं थी, जो भी ऋण इसका था, हम ऋण चुकाने को तैयार थे, पूरा प्रक्रिया नहीं फॉलो किया गया है। लेकिन अभी एनसीएलटी ने इसका जो सुनवाई करते हुए कहा है कि इलीगल नहीं है, अडानी जो समूह ने जो इसका टेक ओवर किया है वो पूर्णतः लीगल है, कानूनी है। अगली न्यूज आर्टिकल है कॉपियस मानसून रेन्स इस पर समर क्रॉप सोइंग इन इंडिया। तो मानसून जो अभी इस वर्ष काफ़ी अच्छा रहा है, पर्याप्त से अधिक रहा है, इसकी वजह से बताया गया है खेती के क्षेत्रफल में काफ़ी वृद्धि आई है। लगभग 18% से ज़्यादा, मतलब जितना पिछली बार खेती की गई थी उससे ज़्यादा 18% क्षेत्रफल पर खेती की जा रही है इस बार। अगली न्यूज आर्टिकल है डोंट प्राइवेटाइज पीएसबीज कट गवर्नमेंट स्टेक मराठे।
तो जो आरबीआई बोर्ड के एक सदस्य हैं सतीश मराठे, वो कह रहे हैं कि जो सरकार का अभी प्लान है कि जो कुछ बैंक बची हुई हैं उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, ये उचित नहीं होगा, क्योंकि जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स होती हैं ये सरकार के डेवलपमेंट वर्क्स में काफ़ी कोऑपरेट करती हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, सरकार को अपना जो स्टेक है, अपना हिस्सा है, उसको कम कर देना चाहिए, लेकिन पूरा शून्य नहीं कर लेना चाहिए। इन्होंने सुझाव दिया है कि सरकार को अपना हिस्सेदारी 26% कर देना चाहिए, ताकि मैनेजमेंट प्राइवेट हाथों में चली जाए और पब्लिक सेक्टर बैंक्स का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए, लेकिन सरकार के भी इसमें हिस्सेदारी बनी रहे। अगली न्यूज आर्टिकल है इंडिया यूके अफर्म कमिटमेंट टू एन एफटीए। तो जैसे कि यूनाइटेड किंगडम अभी यूरोपियन यूनियन से अलग आ चुका है, तो यूरोपीय संघ से जो निकल आया, इस प्रक्रिया को ब्रेग्जिट बोला जाता है। तो अभी यूके यूरोपीय संघ से अलग हो गया है, तो इंडिया चाह रहा है कि यूके से हम एक अलग डील करें। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एक जो है मुक्त व्यापार की एक नीति बनाने पर दोनों लोग काम कर रहे हैं और संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही दोनों देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन कर सकते हैं। तो ये हमने देखा न्यूज आर्टिकल। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है, दल बदल कानून किस संविधान संशोधन के अंतर्गत लाया गया? 26वें, 42वें, 52वें, 100वें। कर्नाटक संगीत के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? या भारत का स्वदेशी संगीत विधा है, या उत्तर भारत में उत्पन्न हुई थी? केवल एक, केवल दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। कश्मीरी केसर के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? हाल ही में इसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। हाल के वर्षों में इसका उत्पादन क्षेत्रफल काफ़ी बढ़ा है। केवल एक, केवल दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इनका जवाब को कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी हमारी न्यूज़पेपर डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।